अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाज़ब ज़फ़र है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जॉब्स स्टेशन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जी मोस्ट इम्पोर्टेंट नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस के इंटरव्यू के अंदर पीपीएससी के पैनलिस्ट जो हैं वो इन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो वीडियो देखने से पहले मेरी गुजारिश है कि ऐसे तमाम कैंडिडेट्स जिन्होंने सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस का इंटरव्यू देना है वो इससे प्रीवियस वाली 3 से 4 वीडियोस देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ अपने कोलीग्स के साथ शेयर कीजिएगा और एंड पे आपने कमेंट और फीडबैक मुझे लाजमी देना है ताकि मैं अपकमिंग जो भी वीडियोस बनाऊँ उनके लिए मैं मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो सकूँ। सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस का रिसेंटली जो है वो लाहौर के इंटरव्यू 11 अप्रैल से उन्होंने शेड्यूल्ड किए हैं। सरगोदा रीजन, फैसलाबाद रीजन, रावलपिंडी रीजन, गुजरांवाला रीजन, इन तमाम रीजन्स के जो इंटरव्यू हैं वो रमज़ान के अंदर कंडक्ट हो रहे हैं। तो ऐसे तमाम कैंडिडेट्स जो इन रीजन से बिलोंग करते हैं उन्होंने सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस का रिटन टेस्ट क्वालिफाई किया। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये चैनल विज़िट कर लेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो आप इंटरव्यू में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर ईयर वाइज रिपीट होते हैं, मैंने ये प्रीवियस 3 से 4 सालों के सब इंस्पेक्टर के इंटरव्यूज़ निकाल के उन इंटरव्यू से ये क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन बैंडविड्थ एंड ब्रॉडबैंड। ऐसे तमाम कैंडिडेट्स जिनकी ग्रेजुएशन जो है वो आईटी में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है या कंप्यूटर साइंस के अंदर है, उनसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा या पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन बैंडविड्थ और ब्रॉडबैंड के अंदर फ़र्क बता दें। तो पहले बात कर लेते हैं जी बैंडविड्थ की। बैंडविड्थ मैक्सिमम रेट ऑफ डाटा ट्रांसफ़र अक्रॉस ए गिवन पाथ। आप जिस रेट से आपका डाटा ट्रांसफ़र होगा वो उस नेटवर्क के अंदर जो है उसकी बैंडविड्थ होगी। हाउ मच डाटा कैन बी सेंट ओवर ए स्पेसिफाइड पाथ इन गिवन टाइम पीरियड, कि एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर जो है वो किस लेवल का कितनी अमाउंट का आपका डाटा ट्रांसफ़र होता है। जैसे आप बात करते हैं जी, हाँ जी आपका इंटरनेट कितनी स्पीड का लगा हुआ है जी, मेरा जी 2 MB पर सेकंड का लगा हुआ है, आपका जी मेरा 8 MB का इंटरनेट लगा हुआ है। तो इसका मतलब है कि आपके इंटरनेट की बैंडविड्थ जो है वो 8 MB है। 8 MB से ज़्यादा डाटा आपका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो बैंडविड्थ क्या है, एक मखसूस पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आपका कितनी अमाउंट का डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, इसे बैंडविड्थ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 GB ईथरनेट कनेक्शन एज ट्रांसफ़र रेट ऑफ 1000 MB पर रेट, 1000 MB पर सेकंड, ये इसका रेट है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो इंटरनेट लगे होते हैं, जैसे 2 MB का नेट लगवाया है या 4 MB का लगवाया है PTCL का, तो इसका मतलब यह है कि उसकी बैंडविड्थ 2 MB या 4 MB की है। आगे हम बात करने जा रहे हैं जी ब्रॉडबैंड क्या है। ब्रॉडबैंड बेसिकली हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है, इसकी बैंडविड्थ ज़्यादा होती है। अब हालांकि इन दोनों का डिफरेंस तो खैर ये कंपैरेटिवली इनका डिफरेंस नहीं है, ये दोनों अलग-अलग टर्म्स है, लेकिन इंटरव्यू में सस्पेंस क्रिएट करने के लिए जो पैनलिस्ट हैं वो सिर्फ ऐसे पूछ लेते हैं। हालांकि दो एक डिफरेंट टर्म्स हैं, दो सेपरेट टर्म्स हैं, लेकिन उनको कंपेयर करके पूछ लेते हैं कि आया कि बच्चे को नॉलेज है भी या नहीं इन चीज़ों का। तो ब्रॉडबैंड बेसिकली लार्ज एंड वाइड बैंडविड्थ की डाटा ट्रांसमिशन है, और बैंडविड्थ तो खुद क्या है, एक मखसूस पीरियड के अंदर जितना डाटा आपका ट्रांसफर हो रहा है। स्पीड एट विच पर्सन कैन अपलोड और डाउनलोड डाटा ओवर द इंटरनेट। ठीक है जी, ये बैंडविड्थ और ब्रॉडबैंड का आपने 2-2, 3-3 लाइनों की ये आपकी डेफिनेशंस आपने याद कर लेनी है अगर आपसे पूछा जाए। और ये क्वेश्चन से पूछेंगे जिनकी आईटी, कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या उनकी टेलीकम्युनिकेशन की डिग्री है या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री है। ऐसे तमाम कैंडिडेट्स जिनकी ग्रेजुएशन जो है ये इन डिग्रीज में है, उनसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन बैंडविड्थ एंड ब्रॉडबैंड। नेक्स्ट हम मूव करने जा रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी प्राइवेट फर्म के अंदर जॉब कर रहे हैं,
जब वो इंट्रोडक्शन में आपसे पूछते हैं बेटा आप आजकल क्या कर रहे हैं, तो आप बताते हैं कि सर मैं फलानी जो प्राइवेट कंपनी है उसमें जॉब कर रहा हूँ। तो वो आपसे कहेंगे कि यार प्राइवेट फर्म के अंदर आपका पैसा बहुत ज़्यादा है, आप क्यों गवर्नमेंट जॉब की तरफ आना चाह रहे हैं। तो तब आपने कंपेयर करना है गवर्नमेंट जॉब को प्राइवेट जॉब से, आपने कंपेयर करना है। तो ये क्वेश्चन जो है ये तकरीबन हर कैंडिडेट से पूछा जाता है। तो आपने कंपेयर कैसे करना है, आपका फर्स्ट पॉइंट होगा जॉब सिक्योरिटी। अब मैंने जो सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस का इंटरव्यू दिया था, मुझसे उन्होंने पूछा था कि आईटी के अंदर जो पैसे हैं, जो सैलरी है वो बहुत ज़्यादा है, लोग 2-3 लाख रुपया मंथली अर्न कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता आप गवर्नमेंट जॉब में आके आप फंस जाओगे। मैंने कहा सर नो डाउट के प्राइवेट फर्म में पैसा ज़्यादा, लेकिन जॉब सिक्योरिटी गवर्नमेंट जॉब में है। अब रिसेंटली कोविड की वजह से उन्होंने प्राइवेट कंपनीज ने हाई सैलरीड लोग फारग किए हैं, और ऐसी 2-3 लाख सैलरीज का क्या फ़ायदा अगर आपको पता ही नहीं है कि मेरी जॉब शाम को है, कल मेरी जॉब चली जानी है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आपको 110% जॉब सिक्योर है। आपको कोई बंदा आपको निकाल नहीं सकता, पॉलिटिकल सिचुएशन या मुल्की हालात जैसे भी हों आपको गवर्नमेंट जॉब से नहीं निकाल सकते। ये आपने अपना पहला पॉइंट देना। नेक्स्ट पॉइंट आपने देना जी कंपेयर करना जब प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब को, तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स। जब गवर्नमेंट सेक्टर से कोई बंदा रिटायरमेंट लेता है तो उसे जो है वो रिटायरमेंट मिलती है, रिटायरमेंट मिलने के बाद उसे पेंशन दी जाती है। तो ये कुछ ऐसे फ़ायदे हैं जो प्राइवेट जॉब में नहीं मिलते। थर्ड नंबर पे है प्रमोशन एंड इंक्रीमेंट्स। देखिए जब भी आपका बजट आता है, बजट में आपको 10% सरकारी मुलाजमीन को उन्होंने इंक्रीमेंट करना होता है, एक ये आपको बहुत बड़ा फ़ायदा है। उसके बाद वक्तन फ़वक्तन जो है वो कोई ना कोई अलाउंसेस वगैरह सरकारी मुलाजमीन को लगते रहते हैं। तो ये जो इंक्रीमेंट्स लगते हैं या आपका जो है ईयर वाइज इंक्रीमेंट होता है, ये सरकारी मुलाजमीन को होता है। प्राइवेट जॉब में इस चीज़ का कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर प्रमोशन केसेस की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब के अंदर प्रमोशन स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जो कि 3 साल बाद 4 साल बाद आपका स्केल रिवाइज हो के आप प्रमोट हो जाते हैं। तो इस चीज़ को अगर आप प्राइवेट जॉब के साथ कंपेयर करेंगे तो आप जो है वो इस लेवल का सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिलेगी। चौथा पॉइंट है जी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। अब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की बात करें तो जब आपने पैनलिस्ट को ये पॉइंट बताना है तो पैनलिस्ट आगे से काउंटर क्वेश्चन कर सकता है। तो आप तो पावर हंग्री हैं कि आपके पास जब पावर्स आएंगी तो आप पावर हंग्री हैं, आप तो दहशत के साथ अपना रोब और दबदबा कायम करना चाह रहे हैं। आपने कहना सर अगर लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर आती है और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के बदले में अगर मुझे सोसाइटी में थोड़ी सी सेल्फ रिकॉग्निशन मिल जाती है तो आई थिंक मैं इतना डिज़र्व करता हूँ। आपने कहना सर मैं पावर हंगर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफिसर्स या ऑफिशियल्स को एक ऐसी पावर्स प्रोवाइड की जाती हैं जिसकी वजह से उसे सोसाइटी में पहचान मिलती है। तो इन्हीं पावर्स की वजह से जो है वो मैं गवर्नमेंट जॉब को प्रेफर करता हूँ कि मुझे और मेरी फैमिली को सोसाइटी में एक पहचान मिलेगी। पांचवें पॉइंट की तरफ आते हैं, जॉब ऑफर्स टू चिल्ड्रन ऑफ डिसीज्ड। ऐसे तमाम सरकारी मुलाजमीन जिनकी इन सर्विस डेथ हो जाती है उनके बच्चों को जो है वो सरकारी मुलाजमत से नवाजा जाता है। तो बेटा जी ये 4 से 5 पॉइंट्स आपने बताने हैं जो किसी भी पैनलिस्ट को कन्विंस करने के लिए काफ़ी होंगे कि प्राइवेट जॉब में पैसा ज़रूर है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के इस लेवल के फ़ायदे हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब की थोड़ी सैलरी में भी आप गुजारा कर सकते हैं, लेकिन साथ इन बेनिफिट्स के साथ। तो ये आपने कन्विंस करना है। अगर आपको कहें कि बेटा प्राइवेट सेक्टर में पैसा बहुत ज़्यादा है, आप क्यों जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ आना चाह रहे हैं। नेक्स्ट हम मूव करने जा रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। व्हाट इज़ इन्फ्लेशन एंड हाउ वी कैन कंट्रोल इट। इन्फ्लेशन कहते हैं जी महंगाई को। आजकल जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, जो आपके मुल्क में महंगाई चल रही है, तहरीके अदम एतमाद आई थी, वो भी पीडीएम ने, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने या आपके अपोजिशन लीडर्स ने सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन को उन्होंने बेस बना के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो तहरीके अदम एतमाद लेके आए थे। तो ऑब्वियसली जो आजकल इंटरव्यूज़ हो रहे हैं वो किसी भी पोस्ट के हैं, सब इंस्पेक्टर के हैं, असिस्टेंट के हैं, तहसीलदार के हैं, वुमेन मेडिकल ऑफिसर्स के, किसी भी पोस्ट का इंटरव्यू हो रहा है वो आपसे जनरल क्वेश्चन कर सकते हैं कि बेटा महंगाई क्या होती है।
इस महंगाई को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहले हम महंगाई की डेफिनेशंस देखते हैं। व्हेन परचेजिंग पावर लो एंड प्राइस ऑफ गुड्स राइज कॉल्ड इन्फ्लेशन। आपके मुल्क के अंदर जब भी आपको आपकी ख़रीदारी की कुव्वत कम हो जाएगी और चीज़ों की जो मालियत है वो बढ़ जाएगी, आप ख़रीद नहीं पाएंगे, उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। पहले आपने जो है वो एक लाइन के अंदर इन्फ्लेशन को डिफाइन करना है। महंगाई होती क्या है? जब आम इंसान, आम आदमी जो है वो चीज़ें ख़रीदने की पावर उसकी कम हो जाती है और चीज़ों की मालियत बढ़ जाती है, इस चीज़ को हम कहते हैं इन्फ्लेशन या महंगाई। व्हेन गवर्नमेंट इंक्रीजेज इंटरेस्ट रेट देन इन्फ्लेशन इंक्रीजेज। देखिए महंगाई आपकी तब बढ़ती है जब जो आपकी हुकूमत है, आपकी जो सरकार है, वो आप पे टैक्सेस इम्पोज करती है या अपना इंटरेस्ट रेट हाई करती है। देखें एक चीज़ जो है वो पहले 20 रुपए की पाकिस्तान के अंदर बन रही है, वो यहाँ से 20 रुपए की शॉपकीपर को मिलती है, वो आगे आम आदमी को 25 रुपए की दे रहा है। वही जब आप जो है अपनी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा कर देंगे, आपकी कंट्री के अंदर उस चीज़ की कमी हो जाएगी। वही चीज़ जब थोड़ी मिकदार में रह जाएगी, आप आगे जो है वो सरकार आगे बेचेगी या जो मिल्स हैं या आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं वो आगे ताजरों को वही चीज़ 25 रुपए की देंगे। तो ऑब्वियसली जो एक दुकानदार है वो आगे नेक्स्ट वो चीज़ 30 रुपए की देगा। तो इसमें क्या होगा, जब भी आपकी कंट्री की एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो जाएगी या इस लेवल की एक्सपोर्ट्स ज़्यादा कर देनी है कि जो चीज़ मकामी पैदा हो रही है वो भी कंट्री के अंदर नहीं पूरी हो रही, तो ये इन्फ्लेशन की एक बहुत बड़ी वजह है। तो जब भी आपके मुल्क के जो हुकूमत है वो अगर ये इंटरेस्ट रेट आपका इंक्रीज़ कर जाती है तो वो आपका इन्फ्लेशन में जाएगा। पाकिस्तान का जो करंट इन्फ्लेशन रेट है वो 13%। अगर आपको ये किसी भी क्वेश्चन के डिफेंड करने में आपको बताना पड़े तो आप 13% मेंशन कर सकते हैं। आगे जी, हाउ इट कैन रिड्यूस। हम जो ये महंगाई या इसे किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। पहला पॉइंट है जी, गवर्नमेंट शुड यूज़ प्राइस कंट्रोल सिस्टम। सबसे पहले तो आप प्राइस कंट्रोल सिस्टम कैसे होगा कि आपका जो प्राइस कंट्रोल सिस्टम लेवल है वो आपका इंडस्ट्री, मिल्स, इन जहाँ पे आपकी कोई भी चीज़ की प्रोडक्ट बनती है, प्रोडक्ट लेवल से लेकर आम आदमी की पहुँच तक, ये जो तमाम आपके टायर्स हैं इन पे आपका प्राइस कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए कि एक चीज़ पे जो है वो आपका ख़र्चा कितना आ रहा है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, वो जब प्रोडक्ट बन जाती है उस पर कितना खर्चा आ रहा है, आगे वो प्रोडक्ट ताजरों तक पहुंच रही है उस पर जो कितना, इंडस्ट्री वाले ताजरों से कितना प्रॉफिट ले रहे हैं, ताजर आगे आम आदमी से कितना प्रॉफिट ले रहे हैं। ये जो 2 से 3 टायर्स हैं इन पे जब आपका प्राइस कंट्रोल सिस्टम अवेलेबल होगा तो आपको इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ ए बिग रीज़न। बिल्कुल जी, आप जब बेरोज़गार होंगे, बेरोज़गारी आपके मुल्क के अंदर होगी तो जाहिर बात है कि आप महंगाई बढ़ेगी, आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप चीज़ को ख़रीद सकें, तो जाहिर बात है ये इन्फ्लेशन में आएगी। टेक्निकल एजुकेशन शुड बी इनकरेज्ड। अब बेसिकली ये जो पॉइंट है ये अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने का। देखिए आजकल लोग डिग्रीज ले रहे हैं, मास्टर हर बंदे ने किया हुआ है, मास्टर, एमफिल, पीएचडी लोग कर रहे हैं, लेकिन जॉब्स नहीं है। क्यों नहीं है? उनके पास सिर्फ थियोरेटिकल जो थ्योरी टाइप उनके पास नॉलेज है, लेकिन टेक्निकल एजुकेशन उनके पास नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है, कोई हुनर नहीं है, वो किस तरह जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में अपने आप को सर्वाइव कर सकेंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करने के लिए आपको टेक्निकल एजुकेशन की तरफ आना चाहिए, और जब आप अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करेंगे तो आपका ऑब्वियसली जो है वो इन्फ्लेशन रेट नीचे गिरेगा। आगे हम बात करें जा रहे हैं जी, गवर्नमेंट शुड स्टार्ट स्मॉल एंड होम बिजनेस टू ओवरकम इन्फ्लेशन। बिल्कुल जी, सरकारी जो रिसेंटली इमरान खान साहब ने भी ये जो है वो एहसास स्कीम स्टार्ट की थी, कर्जा प्रोग्राम, कि घर घर जो है वो 14 से 15 हज़ार रुपये कर्जा दे। इसके अलावा भी अगर हुकूमत जो है वो गरीब लोगों को बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए 10 लाख तक, 20 लाख तक, इमरान खान साहब ने जो अपनी स्कीम स्टार्ट की थी वो यही थी कि होम बिज़नेस के लिए स्मॉल उन्होंने जो है वो आपको लोन प्रोवाइड करना था, जो इन्फ्लेशन में कमी की और अनएम्प्लॉयमेंट में कमी का बायस बनेगी। उसके बाद है जी, इंक्रीज़ योर एक्सपोर्ट्स एंड लो योर इम्पोर्ट्स। जब आपके मुल्क की जो चीज़ें यहाँ से बन रही हैं वो ज़्यादा एक्सपोर्ट होंगी और बाहर से चीज़ें कम आएंगी तो आपको टैक्स कम लगेगा और आपकी इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी। जो चीज़ें आपकी यहाँ पे बन रही हैं पहले अपने कंट्री में प्रोवाइड करें, फिर उसको एक्सपोर्ट करें, तो आपकी ये इन्फ्लेशन के लिए एक हेल्पफुल पॉइंट जो है प्रोवाइड होगा।
अगर ये एनर्जी क्राइसिस इज़ ए बिग रीज़न ऑफ इन्फ्लेशन, बिल्कुल जी, महंगाई के लिए जो एनर्जी क्राइसिस है वो सबसे बड़ी रीज़न है जो मैं समझता हूँ। इसकी एक छोटी सी आपको लो लेवल की एग्जांपल समझाता हूँ। आपने एक ना किसी पेज की फ़ोटोकॉपी करवानी है, आप बाहर जाते हैं तो लाइट नहीं है किसी भी शॉप के ऊपर। जब वो जनरेटर चला के वही जो फोटोकॉपी लाइट के ऊपर 5 रुपए की होती थी, जनरेटर पे 10 रुपए की होगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इन्फ्लेशन का बायस बनती है। अगर एनर्जी क्राइसिस आपके कंट्री के अंदर नहीं है तो ऑब्वियसली आपकी इन्फ्लेशन रेट नीचे गिरेगा। लेकिन एनर्जी क्राइसिस होगी तो बहुत सारे कारोबार जो है, जो आजकल के कारोबार हैं वो एनर्जी की वजह से ठप पड़े हैं। और जब जो है कि स्पेसिफिक अमाउंट में हमें एक लिमिटेड अमाउंट में एनर्जी मिलेगी तो फिर ऑब्वियसली इन्फ्लेशन होगी। ये क्वेश्चन था जी, व्हाट इज़ इन्फ्लेशन एंड हाउ वी कैन कंट्रोल इट। तो अगर आपसे महंगाई के ऊपर बात करते हैं, पैनलिस्ट आपसे पूछता है, देखें ये वो क्वेश्चन है जो किसी भी इंटरव्यू की पोस्ट के लिए पूछा जा सकता है, खा वो सब इंस्पेक्टर है, खा वो क्लर्क ही है, खा कंप्यूटर ऑपरेटर है, या असिस्टेंट है, या तहसीलदार है, या WM है, किसी भी जनरल पोस्ट के ऊपर वो पूछ सकते हैं कि बेटा आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन है, महंगाई है, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब जब मेरा इंटरव्यू था सब इंस्पेक्टर को, उन्होंने मुझसे पूछा था जी आपके वालिद साहब एक दुकानदार है, तो एक दुकानदार को आजकल के ज़माने में जो सिचुएशन कंट्री की चल रही है वो अपना कारोबार बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन उनको सबसे बड़ा मसला क्या आ रहा है। मैंने कहा मैम सबसे बड़ा मसला इन्फ्लेशन का है। तो मुझे चेयरमैन साहब कहते यार इन्फ्लेशन का तो लिंक ही नहीं है इस चीज़ के, एक चीज़ जो पहले 80 रुपये की थी आप वो 100 रुपये की खरीदो, आगे 120 की सेल आउट कर दो। मैंने कहा सर बिल्कुल ताजरों का तो इसमें कोई दुकानदारों को मसला नहीं है, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम आ रही है इस इन्फ्लेशन की वजह से हमें मार्केटिंग करने में बड़ा मसला आ रहा है, हम आगे मार्केटिंग नहीं कर पा रहे। तो ये जो इन्फ्लेशन के ऊपर आपसे 4 से 5 पॉइंट है, आप जो है इनको अच्छे तरीके से वहाँ पे डिफेंड कर सकते हैं। मूव करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पे, रिफॉर्म्स अबाउट पंजाब पुलिस। ये क्वेश्चन मैं पहले भी बारहा डिस्कस कर चुका हूँ, आज फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ पंजाब पुलिस के अंदर आप क्या इस्लाहात लेके आएंगे, रिफॉर्म्स क्या लाएंगे पंजाब पुलिस के अंदर। देखें आप एज ए सब इंस्पेक्टर जा रहे हैं, सबसे पहली बात तो आप रिफॉर्म्स जो है वो उस लेवल की ला ही नहीं सकते जिस लेवल की हमारी सोसाइटी जो है वो डिमांड कर रही है, या हमारे जो कंट्री लेवल है वो डिमांड कर रहा है पंजाब पुलिस किस लेवल की होनी चाहिए। लेकिन एज ए सब इंस्पेक्टर आप जो उनको सजेशन दे सकते हैं वो ये है कि सबसे पहले आपने चेंज पुलिस बिहेवियर। अब पुलिस बिहेवियर पे मैं पहले जो है वो अपनी प्रीवियस वीडियो में 2 से 3 बार बात कर चुका हूँ। पुलिस बिहेवियर में जनाब आप जो है इनको सेमिनार्स कंडक्ट करवाएं, अपने DPO ऑफिस में कंडक्ट करवाएं, या अपनी पुलिस लाइन में इसको करवाएं, या प्रोविंशियल लेवल पे सेमिनार्स कंडक्ट करवाएं। आपकी ये क्लासेस होनी चाहिए कि किस तरह जो है ये कांस्टेबलान से लेकर आपके इंस्पेक्टर लेवल जो जूनियर रैंक्स ऑफ पंजाब पुलिस है उनका आवाम के साथ बिहेवियर किस टाइप का होना चाहिए, उन्होंने किस कंप्लेंट को किस तरीके से हैंडल करना है। जब पंजाब पुलिस का बिहेवियर ठीक होगा तो आपके यहाँ 4 से 5 ऐसी मेजर चीज़ें हैं जिन पे आपको काम करने की ज़रूरत है, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। तो पुलिस बिहेवियर इज़ मेजर एंड इज़ बेसिक लेवल टू ओवरकम योर फॉल्ट्स इन पंजाब पुलिस। आप रिफॉर्म्स लाएं, लेकिन सबसे पहले आप पंजाब पुलिस के बिहेवियर पे काम करें। दूसरा जी, क्लोज कॉन्टैक्ट विद सोसाइटी एंड पीपल, दैट इज़ कम्युनिटी पुलिसिंग। कम्युनिटी पुलिसिंग में अपनी हर वीडियो में आपको बार बार बता रहा हूँ कि जब आप कोलैबोरेशन करेंगे, जब आप कॉन्टैक्ट होगा आपकी सोसाइटी का और आपके ऑफिसर्स का, तो ऑब्वियसली आपका क्राइम रिड्यूस होगा, आपकी कम्युनिटी पुलिसिंग ज़्यादा होगी, और आपके पंजाब पुलिस की रिफॉर्म्स में सबसे बड़ी बात कम्युनिटी पुलिसिंग को फ़रोग मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा। चेंज ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पुलिस स्टेशन, न्यू मॉडल पुलिस स्टेशन। तो जो पुराने ज़माने के आपके पुलिस स्टेशन खंडरात हुए पड़े हैं, जहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, जहाँ पे कोई इन्वायरमेंट नहीं है, तो काइंडली आप सबसे पहले जो है वो पंजाब पुलिस के जो थाने हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करके आप उनको न्यू मॉडल पुलिस स्टेशन की तरफ लेके आए। आप जदीद अर्ज के पुलिस स्टेशन बनाएं, जिससे जो है एक बहुत बड़ी रिफॉर्म होगी पंजाब पुलिस के अंदर। उसके बाद ही प्रमोशन प्रोसेस शुड बी स्पीडी। देखिए पंजाब पुलिस के अंदर जो प्रमोशन प्रोसेस है ये बहुत स्लो है। कि आप एज ए सब इंस्पेक्टर रेकमेंड होते हैं, आपको कम से कम 8 से 10 साल लगेंगे आपको इंस्पेक्टर बनने में। तो पंजाब पुलिस के अंदर एक बहुत बड़ी रिफॉर्म की ज़रूरत है कि आपकी प्रमोशन प्रोसेस को ज़रा स्पीड होना चाहिए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑन थाना लेवल, दैट इज सर्वेलेंस कैमराज लाइक IG इस्लामाबाद इन इस्लामाबाद कैपिटल टेरेटरी।
तो मैं पहले आईसीटी के बारे में बता चुका हूँ कि इस्लामाबाद पुलिस ने मोहम्मद हसन यूनुस साहब आईजी हैं, उन्होंने रिसेंटली एक बहुत बड़ा अच्छा स्टेप लिया है कि इस्लामाबाद के टोटल 26 थानों में उन्होंने हर थाने के जो मेन गेट है उसके ऊपर रिसेप्शन के ऊपर एक कांस्टेबल बिठाया हुआ है जिनके शोल्डर के ऊपर एक सर्वेलेंस कैमरा लगा हुआ है। तो वो कैमरा ऑडियो वीडियो दोनों रिकॉर्डिंग करता है। कोई साइल आता है, कोई पॉलिटिकल बंदा आता है, तो वो जो है उनको किस तरह ऑडियो वीडियो उनकी रिकॉर्डिंग होती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो बिहेवियर पुलिस का अच्छा होगा, नंबर 2 आपकी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। कोई भी जो आपका सियासी बंदा है वो थाने में आने से गुरेज करेगा, अपना जो रौब जमाने में गुरेज करेगा। तो आम बंदा जो है वो इजीली जाके अपनी बात उनसे पूछ सकता है, वो उनको गाइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब उनको पता होगा कि जो हमारी बात वहाँ पे सुनी जाएगी, जो हमारी बात है वो रिकॉर्डेड हो रही है और कल को जो आईजी साहब वो खुद सुनेंगे, तो ये चीज़ें जो है, ये छोटी छोटी चीज़ें पंजाब पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स का काम करेंगी। नेक्स्ट पॉइंट है जी आपका HR इज़ टू लो, ह्यूमन रिसोर्स आपका बहुत ज़्यादा कम है। कि आपके पंजाब की जो आबादी है वो 12 करोड़ है और आपकी जो टोटल पंजाब पुलिस की जो ह्यूमन रिसोर्स है वो 1,80,000 आपके पास राउंड अबाउट इतने हैं। तो ये तो 666 लोगों के ऊपर एक पुलिस कांस्टेबल आ रहा है। और अगर बात की जाए तो 80 to 90% वो लोग हैं जो कांस्टेबलान और हेड कांस्टेबल लेवलान के हैं। तो ऊपर अगर बात करें एएसआई, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, ये तो तादाद बहुत ही ज़्यादा कम है। तो सबसे बड़ी बात, अगर आपने रिफॉर्म्स लेके आनी है तो काइंडली आप 50% जूनियर रैंक्स रखें और 50% आप जो है वो हायर रैंक रखें। अब कांस्टेबलान ज़्यादा है लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बहुत कम है। और वैसे भी 666 बंदों पर एक कांस्टेबल, ये कोई जो है ना ह्यूमन रिसोर्स बहुत कम है। पंजाब पुलिस को इसके लिए जो है ना वो स्टेप लेना पड़ेगा, कोई अपनी जो है वो भर्ती ज़्यादा करें, उनको रिक्रूटमेंट ज़्यादा करें, जूनियर रैंक्स और हायर रैंक दोनों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट जी, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर शुड बी फंक्शनल फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड IT स्पेशलिस्ट। जिस तरह पुलिस स्टेशन के अंदर जो रिसेप्शन बैठे हुए हैं, पुलिस स्टेशन असिस्टेंट बैठे हुए हैं, सेम इसी तर्ज की जो है वो स्पेशलाइज्ड एक ट्रेनिंग सेंटर्स होने चाहिए जो इन्वेस्टिगेशन के तरीके को, फोरेंसिक साइंस की मैं पहले आपको एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर किसी कैंडिडेट ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली वो वीडियोस, इससे पहले वो वीडियोस इससे पॉज करके पहले आप वो वीडियोस देखें। फोरेंसिक साइंस को आप उसकी तरबियत लें, आप जो है वो इन्वेस्टिगेशन के जदीद प्रोसेस से आप वाबस्ता हों। IT को आपने अपनी फील्ड के अंदर किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, जियो फेंसिंग में बड़ी बात करता हूँ, जियो फेंसिंग को किस तरह इम्प्लीमेंट करना है। तो आप इन चीज़ों के लिए आपको स्पेशलाइज्ड सेंटर्स बनाने चाहिए। पंजाब पुलिस के अंदर ये रिफॉर्म्स एक बहुत बड़ी रिफॉर्म हो। ड्यूटी टाइमिंग शुड बी डिफाइंड, ये सबसे बड़ी बात जो है। अब एक कांस्टेबल या ASI को पता ही नहीं है कि वो 24 घंटों में ऑन ड्यूटी, वो ऑन कॉल है हर वक्त। किसी भी तरह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आती है उसको कॉल की जाएगी, जी आप इस वक्त यहाँ पे पहुँचो, यहाँ पे मर्डर हो गया, यहाँ पे डकैती हो गया, तो आपने वहाँ पे पहुँचना होगा। तो ड्यूटी टाइमिंग अगर आपकी पंजाब पुलिस के अंदर ड्यूटी टाइम्स डिफाइन होगी तो जाहिर बात है कि एक जो बंदे को पता होगा, एक एम्प्लॉय को पता है कि मैंने 8 से 10 घंटे की ड्यूटी करके बाकी टाइम में अपने आप को एंटरटेन कर सकता हूँ, तो वो 10 घंटे जो है वो अच्छे तरीके से आपको 110% रिस्पॉन्स देगा। अगर उसकी ड्यूटी टाइमिंग नहीं है, वो 24 घंटे हर वक्त काम में प्रेशर में लगा रहेगा, तो वो उस तरीके से अपने आप को जो है वो सर्व नहीं कर पाएगा, वो अपना आउटपुट नहीं दे पाएगा। तो पंजाब पुलिस के अंदर जो सबसे बड़ी रिफॉर्म होनी चाहिए वो ड्यूटी टाइमिंग्स पे बात करनी चाहिए। मेडिकल फैसिलिटी शुड बी अवेलेबल फॉर HR पुलिस डिपार्टमेंट। जिस तरह आर्मी के अलहदा हेडक्वार्टर्स के लिए अलहदा हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, एयरफोर्स के लिए अलहदा आपके हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, इस तरह जो है ये पंजाब पुलिस के लिए भी मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए। एक सेपरेट इनका पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट का एक जो है वो सेपरेट उनके लिए हॉस्पिटल जो है वो होना चाहिए। तो ये तकरीबन 8 से 10 पॉइंट्स हैं जो रिफॉर्म्स अबाउट पंजाब पुलिस पे बात कर सकते हैं। और तकरीबन हर इंटरव्यू के अंदर उन्होंने पूछा हुआ है कि बेटा पंजाब पुलिस के अंदर कौन सी इस्लाहात होनी चाहिए, कौन सी रिफॉर्म्स होनी चाहिए। तो आप जो है ये 8 से 10 पॉइंट है वहाँ पर बता सकते हैं। अच्छा जी, आपने 5वें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मेजर इश्यूज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो सिचुएशन चल रही है वो कह रहे हैं जी हमें मेजर इश्यूज ऑफ पाकिस्तान बता दें। तो ये किसी भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि 5 मेजर या 3 मेजर इश्यूज ऑफ पाकिस्तान बता दें। तो मैंने जो चीज़ें निकाली हैं इनमें पहला इशू है पावर्टी। पाकिस्तान के अंदर जो गुर्बत है ये एक बहुत बड़ा इशू है।
पॉवर्टी की डेफिनेशन क्या है जी? व्हेन पीपल नॉट एबल टू अफोर्ड इनफ फूड फॉर बेसिक नीड, बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए लोगों को खुराक ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हैं, या वो इस काबिल नहीं है कि अपनी खुराक ख़रीद सकें, इसको कहते हैं पॉवर्टी। तो पॉवर्टी के रिलेटेड 3 से 4 बातें जी। रीजंस ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी होती क्यों है? ग्रोइंग पॉपुलेशन, आपकी पॉपुलेशन जो बहुत ज़्यादा जो इंक्रीज़ हो रही है। यूएन ने रिसेंटली कहा है कि 2050 के अंदर पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 40 करोड़ से जो है ना वो अबव हो जाएगी। तो अभी जो रिसेंटली आबादी हमारी जो 22 करोड़ 22.5 करोड़ है, तो 2050 तक ये 40 करोड़ हो जाएगी। तो ये आपकी जो पॉपुलेशन ग्रो कर रही है रैपिडली, ये एक बहुत बड़ा पॉवर्टी के लिए बहुत बड़ा मसला है। आगे जी, अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन पे मैं आपको पिछले क्वेश्चंस में पूरी तरह से आपको डिटेल में बता चुका हूँ कि जब आपकी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन होगी तो ऑब्वियसली वो आपकी पॉवर्टी पे असर करेगी। इलिटरेसी, एक बंदे को जब लिटरेट नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास टेक्निकल एजुकेशन नहीं है, तो वो जो है पाकिस्तान की पॉवर्टी रेट में इजाफा करेगा। तो लिटरेसी रेट जो है वो पाकिस्तान का 62.3% है, लेकिन टेक्निकल एजुकेशन पाकिस्तान में ना होने के बराबर है। थर्ड जी, करंट पॉवर्टी रेट ऑफ पाकिस्तान इज 39.3%। अगर किसी क्वेश्चन को डिफेंड करने में आपको पाकिस्तान के पॉवर्टी रेट वो पूछते हैं या आपको बताना पड़ता, तो आप बता सकते हैं कि सर 39.3% जो पॉवर्टी रेट है। अच्छा जी, करप्शन जो है ये एक और बहुत बड़ा जो इशू है पाकिस्तान के अंदर। आप गवर्नमेंट सेक्टर कोई भी ले लें, पुलिस पे बात कर लें, आप हेल्थ पे बात कर लें, आप जुडिशरी सिस्टम पे बात कर लें, आप एजुकेशन में बात कर लें, किसी भी सेक्टर में चले जाए आपका करप्शन बहुत ज़्यादा है। 2020 के अंदर जो आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन इंडेक्स है, पाकिस्तान 180 में से 120वें नंबर पे था। करप्शन बहुत ज़्यादा। तो अब रिसेंटली तकरीबन 2 माह पहले वो 140वें नंबर पे आ गया। तो करप्शन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो रही है। ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की सलामती के लिए बहुत बड़ा एक मसला है। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रैंक्ड पाकिस्तान 140 आउट ऑफ 180 कंट्रीज करप्शन इंडेक्स। ये मैं पहले आपको बता चुका। इलिटरेसी, आपके मुल्क की जो इलिटरेसी है, लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान इज 62.3। लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, टेक्निकल एजुकेशन नहीं है उनके पास। तो ये चीज़ जो है पाकिस्तान के इश्यूज़ में आती है। टेक्निकल एजुकेशन शुड बी इनकरेज। इलिटरेसी को दूर करने के लिए जो हुकूमत को स्टेप लेना चाहिए वो टेक्निकल एजुकेशन से देने चाहिए, ताकि इसका ये है कि किसी भी जो हुनरमंद नौजवान होगा ना, वो अपनी जो है अर्निंग अच्छे तरीके से कर सकता है, मासवा इसके कि वो मास्टर करके या थियोरेटिकल नॉलेज लेके बैठा हुआ है। अच्छा जी, ओवर पॉपुलेशन की बात करते हैं। ये भी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू है। यूएन सेड दैट 2050 में पाकिस्तान 400 मिलियन। ओवर पॉपुलेशन के इफेक्ट ये होंगे कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो होगा वो एक बहुत बड़ा मसला होगा, कि जब आपकी आबादी ज़्यादा होगी, आपकी ट्रैफिक ज़्यादा होगी, इन्वायरमेंट आपका ज़्यादा आलूदा होगी, इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा वर्क करेंगी। इंडस्ट्रीज़ जो है वो अपने जो भी मटीरियल खारिज करती हैं, या धुआं आता है या इन्वायरमेंट प्रॉब्लम होता है, तो ओवर पॉपुलेशन का सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो इन्वायरमेंट को नुकसान होता है। तो ये ओवर पॉपुलेशन, उसके बाद इलिटरेसी, उसके बाद करप्शन है, उसके बाद पॉवर्टी है। ये 4 से 5 पाकिस्तान के मेजर इश्यूज हैं। ओवर पॉपुलेशन रीजंस कौन सी हैं जी? सबसे पहले तो सन प्रेफरेंसेस, जो आज भी हम जहालत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि लोगों को जो वो हमें बेटा चाहिए औलाद में, तो औलाद नरीना की जो ख्वाहिश है ये ओवर पॉपुलेशन के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। फैमिली प्लानिंग नहीं है लोगों में, तो ये ओवर पॉपुलेशन के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो पाकिस्तान का 4.65% है। तो जो 5वां मेजर इश्यूज ऑफ पाकिस्तान है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। तो रीजन बिहाइंड अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे वजूहात क्या है जी? हाई रेट ऑफ रिटायरमेंट। लोग देखें 60 साल की उम्र से पहले लोग रिटायर नहीं हो सकते। तो जो प्रीवियस जो हमारे नौजवान है, जो यूथ है, उनको किस तरह मौका मिल सकता है? जब सीट्स खाली नहीं होंगी तो गवर्नमेंट न्यू सीट्स कैसे डिक्लेयर कर सकती है? तो ये एज ऑफ रिटायरमेंट बहुत ज़्यादा है। लेक ऑफ एक्सपीरियंस, लोगों के पास जब एक्सपीरियंस नहीं है तो प्राइवेट फर्म जो है वो मौका देने के लिए तैयार नहीं है। तो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के लिए सबसे बड़ी जो वजह है वो हाई एज ऑफ रिटायरमेंट और लेक ऑफ एक्सपीरियंस है। लेक ऑफ एक्सपीरियंस कैसे आएगा? तो गवर्नमेंट को चाहिए कि टेक्निकल एजुकेशन पे वर्क करे, डिफरेंट प्रोग्राम्स स्टार्ट करे, जिससे लोगों को, यूथ को एक्सपीरियंस मिल सके, ताकि वो दोबारा अर्निंग के लिए अपनी प्राइवेट फर्म्स में आ सके। लेक ऑफ सोर्सेज, ऑब्वियसली जब आपके
प्रीवियस इतने बड़े इश्यूज चल रहे हैं, इन्फ्लेशन चल रहा है, आपका ओवर पॉपुलेशन चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है, तो आपके सोर्सेज में कमी होगी। तो ये जनाब 4 से 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे आप जो है वो पैनलिस्ट को डिफेंड कर सकते हैं, उनसे डिस्कशन कर सकते हैं कि सर मेजर इश्यूज ऑफ पाकिस्तान आजकल ये चल रहे हैं। तो जो है ये आज की हमारी वीडियो थी। हमने 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो सब इंस्पेक्टर के इंटरव्यू में या किसी भी पोस्ट के इंटरव्यू में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी प्रीवियस वीडियो को लाजमी देखिएगा ताकि आपके कोलीग्स को या आपके फ्रेंड्स को इसका फ़ायदा हो सके। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू जी, खुदा हाफिज़, बहुत शुक्रिया।